उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाता है। याद रखिएगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये यंत्र जितने भी हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप देखेंगे विगत कई जो है वर्षों में ये यंत्रों से क्वेश्चन आपके यहां से पुटअप किए गए हैं। मैनोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो मैनोमीटर वह यंत्र होता है जिसके द्वारा गैस के दाब की गणना किया जाता है। गैसों के जो दाब होते हैं उन गैसों के दाब की गणना जो है जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है इसका नाम होता है मैनोमीटर। और अगर मैं बात करूंगा वायुमंडलीय दाब की तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब की गणना किया जाता है बैरोमीटर से। किससे माप किया जाता है आपका? बैरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और यहीं पे अगर पूछा जाए कि वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता जो है इसकी गणना किससे किया जाता है तो याद होना चाहिए हाइग्रोमीटर। क्या होना चाहिए? हाइग्रोमीटर। यानी कि हाइग्रोमीटर वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाइग्रोमीटर को हाइड्रोमीटर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर और दूसरा होता है हाइग्रोमीटर। तो कहीं भी अगर हाइड्रो शब्द लग जाए, हाइड्रो शब्द कहीं भी अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है जल, वाटर। क्या होता है? जल और वाटर। तो हाइड्रोमीटर वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व का, किसी द्रव के क्या आपेक्षिक घनत्व का क्या किया जाता है? गणना किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर से द्रव के आपेक्षिक घनत्व का गणना करेंगे। बैरोमीटर से हम क्या करेंगे? वायुमंडलीय दाब की गणना करेंगे। गैसों के दाब की अगर मैं बात करूं तो मैनोमीटर से जो होता है इसकी गणना किया जाएगा। अगर मैं ध्वनि की तीव्रता की बात करूं तो ध्वनि की तीव्रता जो है इसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसको ऑडियोमीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली जो इकाई होती है इस इकाई का नाम होता है क्या? डेसिबल। क्या होता है आपका? डेसिबल। डेसिबल यह इकाई होती है ध्वनि की तीव्रता का मापने का। याद रखिएगा डेसिबल एक छोटी इकाई होती है, इसकी बड़ी इकाई होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम बेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेल और डेसिबल ये दोनों ध्वनि के तीव्रता की क्या होती हैं? इकाई होती हैं, जिनमें से डेसिबल छोटा मात्रक होता है, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? बेल होता है। यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है फिजिक्स से। दूसरा क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है वह पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या होता है? ठीक है, आपने ये दैनिक जीवन में महसूस किया होगा कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और जैसे ही ट्रेन चलने का काम करती है या चलना प्रारंभ करती है आप उसमें क्या होते हैं? पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है आपका जड़त्व। और अगर पूछा जाएगा कि किस प्रकार का जड़त्व इसका कारण होता है तो याद रखिएगा गति का जड़त्व, क्योंकि आपको तो यह पता होता है कि जड़त्व का कारण होता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया इसे कहते हैं। जड़त्व वह गुण होता है जिस गुण के कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई भी पिंड जो है वह अपनी साम्य स्थिति में, अपनी प्रारंभिक स्थिति में बने रहने का प्रयास करती है। इस संसार में जितने भी पिंड हैं वे सभी के सभी अपने प्रारंभिक स्थिति में बने रहने का प्रयास करते हैं। इसी अवस्था को कहा जाता है, इसी गुण को, इसी क्वालिटी को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी गुण को कहा जाता है जड़त्व का गुण। इसे क्या बोलते हैं? जड़त्व का गुण। तो जड़त्व के गुण को जो देने वाले हैं उनका नाम है गैलीलियो।
क्या नाम होता है, गैलीलियो जो हैं, इन्होंने जड़त्व के जो है नियम को प्रतिपादन किया है और इसी के आधार बनाकर न्यूटन ने 3 प्रकार के गति विषयक नियम दिए, जिन्हें गति का प्रथम नियम, गति का जो है सेकंड नियम और गति का तृतीय नियम के नाम से हम जानते हैं। और याद रखिएगा यहां पे जो है स्थिरता का जड़त्व क्यों नहीं होगा, क्यों यहां पे जो है आपका गति का जड़त्व होगा, क्योंकि न्यूटन महोदय के प्रथम नियम के अनुसार आप जानते हैं कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि बाह्य बल लगाकर उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी स्थिति या उसके पोजीशन में हम चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई गतिमान है तो उसको हम स्थिर कर सकते हैं और अगर कोई स्थिर है तो उसको हम गतिमान कर सकते हैं। ये क्या है, ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के पहले नियम से याद रखिएगा, न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अगर मैं बात करूं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ या फर्स्ट नियम से अगर मैं बात करूं तो पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। याद रखिएगा बल की परिभाषा जो होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, डिफिनीशन मिलता है। लेकिन न्यूटन के सेकंड नियम से, न्यूटन के जो है सेकंड लॉ से, सेकंड नियम से याद रखिएगा हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। ये जो व्यंजक प्राप्त हो रहा है, ये जो आपका फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, ये किससे प्राप्त हो रहा है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त हो रहा है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या होता है, बल का क्या मिलती है, इसकी परिभाषा मिलती है। तो गति का जड़त्व इस वजह से है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, मान लीजिए कोई ट्रेन है और इस ट्रेन में कोई व्यक्ति जो है यहां पे क्या है आपका बैठा हुआ है, क्या हुआ आपका बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए ट्रेन जो है इधर से जो है इधर चलना प्रारंभ किया, कोई ट्रेन इधर से क्या है आपका इधर चलना प्रारंभ किया, तो जब यह चलना प्रारंभ करेगी तो इस समय आपका व्यक्ति जो है यह किस अवस्था में है, यह स्थिर अवस्था में है। और अगर यह स्थिर अवस्था में है तो न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर यह आपका स्थिर अवस्था में है तो यह स्थिर अवस्था में बने रहना चाहेगी और इसी अवस्था को मेंटेन करने के लिए यह क्या होती है, यह पीछे की तरफ व्यक्ति क्या होता है आपका झुक जाता है। और याद रखिएगा जब यही ट्रेन चलती रहेगी, जब यही ट्रेन गतिमान रहेगी तो इसमें बैठा व्यक्ति भी क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। और जैसे ही ट्रेन ब्रेक लगाएगी या कोई भी गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो हम क्या होंगे, हम भी गति अवस्था में अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम क्या होंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। क्या होंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो याद रखिएगा जब चलती रहेगी ट्रेन तो जब ब्रेक लगेगा तो व्यक्ति आगे की तरफ झुकेगा और जब स्थिर अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ झुकेगा, न्यूटन के गति के पहले के नियम के अनुसार। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहीं भी नहीं हो, तो उसको हमने कहा है कि कर लीजिए गोला, क्योंकि नहीं को अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कौन सी क्रिया में जो कौन सी वायु का ऐसा कौन सा वायु है आपका जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप जानते हैं कि वायु में बेसिकली जो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन लगभग 79% पाया जाता है, लगभग में मान होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 21% पाया जाता है। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 0.03% जो होता है। ये 3 प्रमुख गैसें जो हैं आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया क्या होती है, श्वसन की क्रिया का मतलब यह होता है कि वायु को इनहेल करना, उसको अपने अंदर धारण करना या फेफड़ों तक पहुंचाना, और पुनः जो हमारे लिए अनुपयोगी है या अतिरिक्त जो वायु है उसको बाहर करना। सांस लेना और सांस छोड़ना, जिसको संयुक्त रूप से हम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया के दौरान
किस वायु के घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है? क्वेश्चन यहां पे ये है। तो हमने कहा कि जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम निःश्वसन करते हैं, निःश्वसन या जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन 79% जितना भी आपका वायु में है, ऑक्सीजन 21% जितना भी आपका वायु में है, और कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारे क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हम सांस को बाहर करते हैं, या जब हम उच्छ्वास करते हैं, या जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, उस दौरान जो है इनके मान में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इनके मान में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर मैं बात कर रहा हूं इस समय क्या? एक्सपायरेशन की, यानी कि जब वायु को छोड़ा जाता, बाहर किया जाता है, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन को हम 79% इनहेल करते हैं और 79% ही क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। यानी कि जितना हम नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं उतना ही हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम 21% धारण करते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम जो ऑक्सीजन को बाहर करते हैं वो लगभग कितना होता है? 17%। कितना होता है? 17%। तो यहां से क्वेश्चन एक और एराइज हो जाता है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वह कितने परसेंट लगभग आपके ऑक्सीजन का उपभोग करता है इन 21% में? तो आप यहां बता सकते हैं कि 21 से कितना हो गया आपका? 17 को हम बाहर कर दे रहे हैं। लगभग 4% का हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। लगभग 4% हम क्या कर रहे हैं? यहां पे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 21% को हम इनहेल कर रहे हैं और 17% को टोटल क्या कर दे रहे हैं? बाहर कर दे रहे हैं। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लगभग हम 4% क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो ये बाहर निकाली गई वायु का आपका यहां पे अनुपात है, ये ग्रहण की गई वायु का आपका अनुपात है, इधर है। ये यहां से क्वेश्चन आपका आप यहां से देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि वह कौन सा मान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नाइट्रोजन को 79% हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन को हम 79% बाहर कर दे रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन ही वह गैस है जिसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है कि श्वसन क्रिया के दौरान उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई टाइप से आपके जो है यहां से पुटअप हो सकते हैं। श्वसन एक प्रकार की अपचयी क्रिया होती है, ठीक है, याद रखिएगा। श्वसन एक प्रकार की अपचयी क्रिया होती है, यानी कि एक प्रकार की कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। इसमें मनुष्य का भार जो होता है वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि एक प्रकार की अपचयी क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज के अणु का विखंडन होकर एटीपी का क्या होता है? उत्पादन होता है। कैसे होता है? हमने आपको बताया कि श्वसन की क्रिया बेसिकली दो टाइप से हो सकती है। एक होता है आपका ऑक्सी, एक हो सकता है आपका ऑक्सी, और दूसरा हो सकता है आपका अनॉक्सी। दूसरा क्या हो सकता है? अनॉक्सी। अनॉक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो सकता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सी श्वसन होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया संपादित हो सकती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया संपन्न हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, सर्वाधिक जो एनर्जी प्राप्त होती है वह क्रेब्स चक्र के दौरान प्राप्त होती है, और क्रेब्स चक्र के दौरान लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है। और क्रेब्स चक्र जो होता है यह आपसी श्वसन के दौरान संपादित होने वाली क्या होती है? ये घटना होती है। तो इतनी बातें जो है आपको इस क्वेश्चन से रिलेवेंट आनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बातें और जो है आप बता सकते हैं यहां पे कुछ और कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वैश्विक तापन में, ठीक है, वैश्विक तापन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो गैस होती है वो कौन सी होती है? आपका ऑक्सीजन। कौन सी होती है? आपका ऑक्सीजन होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपका क्वेश्चन यहां से राइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है?
का नियंत्रण केंद्र कहां पे होता है? ऑप्शन है आपके सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, ठीक है, यहां पे सॉरी यहां पे सेरिबेलम होगा, ठीक है, इसको सेरिबेलम बना लीजिएगा। और यहां पे कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, या ए और बी दोनों, यानी कि आपके प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां से किया जाता है? याद रखिएगा, पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है या रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। आंसर मैं बता देता हूं, इसका नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली हमारे शरीर में अगर मैं तंत्रिकाओं की बात करूं, पूरे आपके नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर पहले की मैं बात करूं तो पहला होता है सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे, ये मैं पूरा टॉपिक क्लियर करना चाहता हूं। तो पहला है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस, और तीसरा होता है एएनएस, ठीक है। पूरा नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिंदी रूपांतरण होगा इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि इसे हम कह सकते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोल सकते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। ये अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूं, एक रफली फिगर ड्रॉ करूं, तो मान लीजिए मानव का क्या है? ये मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क से आपकी लगी हुई एक जो है तंत्रिकाओं की एक जालवत संरचना जो है नीचे की तरफ आती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है। अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या है आपका? ये ह्यूमन ब्रेन है। ये क्या है? ह्यूमन ब्रेन। और यहां पे ये जो रीढ़ की हड्डी में अगर मैं अपने आप को बताऊं कि ये मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन है, तो ब्रेन के इधर पीछे की जो स्थिति है, ये जो आपका जो तंत्रिकाओं का जाल है, इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। और ये कहां पे पाई जा रही है? ये मनुष्य के कहां पे? रीढ़ की हड्डियों में जो पाई जाती है, जो कशेरुक दंड होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसी वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुक दंड में क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो है या मेरुरज्जु जो है यह स्थित होती है। और नाम से ही स्पष्ट है, नाम क्या इसका है? मेरुरज्जु है। मेरु मतलब होता है रीढ़ और रज्जु मतलब होता है रस्सी। तो जो आपके रीढ़ की हड्डियों में जो रस्सी जैसी संरचना है उसी को हम क्या बोलेंगे? मेरुरज्जु कहेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसे मेरुरज्जु कहा जाता है। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये केंद्रीय इस वजह से हैं क्योंकि पूरे मानव शरीर पर जो कोऑर्डिनेट करता है, जो नियंत्रण स्थापित करता है, जो समन्वय स्थापित करने का काम करता है, वो कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिना ब्रेन के आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो कार्य नहीं कर सकता है। अगर ब्रेन डेड हो गया तो किसी भी प्रकार की जो सूचनाएं हैं, किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा नहीं सकती। तो याद रखिएगा सीएनएस के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। परिधि की बात करें, अगर मैं पेरीफेरल की मैं बात करूं तो पेरीफेरल के अंतर्गत इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को छोड़ने के पश्चात हमारे शरीर में और किसी अंग में तंत्रिकाएं अगर पाई जा रही हैं तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। बेसिकली पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसी सीएनएस से निकली हुई जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हीं को रखा जाता है पीएनएस के अंतर्गत। और स्वायत्त तंत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ आपके मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से स्वतंत्र होती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से स्वतंत्र होंगी यानी कि ये सीएनएस या पीएनएस के बिना कार्य कर लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी हद तक जो है ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है यह स्वतंत्र होती हैं। याद रखिएगा, मैं स्वतंत्र बोल रहा हूं, मैं स्वच्छंद नहीं कह रहा हूं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। आप स्वतंत्र हैं लेकिन आप स्वच्छंद नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वच्छंद नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप रोड की किसी भी किनारे जा सकते हैं। आपके लिए एक प्रोटोकॉल है, आपके लिए एक नियम है कि नहीं आप बाएं से ही चलेंगे।
आप गाड़ी के कागज पूरा लेके ही चलेंगे, नहीं तो चालान आपका कट सकता है। ये क्या है? ये स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका एक निश्चित दायरा है, ठीक है। लेकिन स्वच्छंदता का मतलब होता है कि हम कुछ भी करें। जैसे कि आप घर में रहते हैं, ठीक है, जैसे आप फ्री होल्ड रहते हैं अपने कमरे में, चाहे हम जिस हिसाब से सोएं या बैठें या खेलें, तो ये होती है आपकी स्वच्छंदता। तो ठीक उसी प्रकार से ये एएनएस जो है ये स्वतंत्र तो है, लेकिन ये स्वच्छंद नहीं है, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड्स के जो है नियंत्रण में रहता है। ये बेसिकली हार्मोन्स के नियंत्रण से या हार्मोन के द्वारा जो है क्रियाएं संपादित करता है। आगे हम एक टॉपिक लेके इसको समझाएंगे पूरा कि इसके अंतर्गत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी दो प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। ध्यान से समझेंगे। मैं बात कर रहा था पीएनएस की, और इसके अंतर्गत बात कर रहा था कि सीएनएस से निकली हुई तंत्रिकाएं जो होती हैं वो पीएनएस का क्या करती हैं, वो निर्माण करती हैं, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की निर्माण करती हैं। मेरुरज्जु जो होता है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है, यह नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना मस्तिष्क के आदेशों के संपादित हो जाती हैं। बिना मस्तिष्क के आदेशों को संपादित होने वाली क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होती हैं आपका? प्रतिवर्ती क्रियाएं। और याद रखिएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। अब हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है? जैसे अगर आपके पैरों के नीचे सांप आ जाए, तो सांप आने के बाद आप क्या सोचेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि ये किंग कोबरा है, कि ये पानी वाला है, पहले देख लेते हैं? ऐसा आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। आप तुरंत अपने पैरों को क्या करेंगे? पीछे खींचेंगे। तो जो आप बिना सोचे समझे कोई क्रिया कर दे रहे हैं, इस क्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। कौन है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। या तवे पे रोटी बनाते समय आप जैसे ही आपकी तवे पे जो है आपका हाथ जाता है गर्म तवे पे, तो आप हाथ को झटके से क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि हटाएं कि ना हटाएं? अगर जहां तक आप सोचेंगे तब तक आपके हाथ का काम हो चलेगा, ठीक है। तो आप सोचते नहीं है, वहां पे आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो आप जो बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। या प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो होती हैं संपादित होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संपादित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का आंसर कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। प्रमस्तिष्क की अगर मैं बात करूं, प्रमस्तिष्क क्या है, सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम बेसिकली यह बुद्धिमता और चिंतन और क्या स्मृति यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं, समझते हैं, जो कुछ भी हम याद करते हैं पढ़ते समय, वे सारी चीजें जो हैं वो किसके माध्यम से संपादित हो रही हैं? इसी सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के द्वारा। और प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है, सर्वाधिक बड़ा भाग होता है। लगभग 2/3 भाग अकेले क्या कवर करता है? यह प्रमस्तिष्क कवर करता है, यानी कि सेरिब्रम कवर करता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगर अनुमस्तिष्क की मैं बात करूं, जिसे कहा जाता है सेरिबेलम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है यह संतुलन स्थापित करता है। क्या करता है? संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। कब संतुलन स्थापित करता है? जब कोई व्यक्ति चलता है, या कोई व्यक्ति दौड़ता है, या कोई व्यक्ति जब खेलता है, या जब कोई डांस करता है, तो उस दौरान हमारे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य ये सेरिबेलम करता है। और सेरिबेलम जो होता है यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ये हमारे हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन का क्या होता है? हिस्सा होता है। जबकि अगर मैं प्रमस्तिष्क की मैं बात करूं, तो यह हमारे अग्र मस्तिष्क का यानी कि हमारे फोर ब्रेन का क्या होता है? हिस्सा होता है। इस बात को हमेशा आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से कि प्रकाश का रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, कौन सा वह फैक्टर है जो प्रकाश के रंग को निर्धारित करने का काम करता है? ध्यान समझेंगे। प्रकाश के रंग को निर्धारित करने वाला जो है
कारक क्या है? क्या तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है, या आयाम के द्वारा निर्धारित होता है, क्या आवर्त काल के द्वारा निर्धारित होता है, या आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा जो होता है, या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का निर्धारण, प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं एक जरा फिगर बनाऊं, ठीक है, एक मैं अनुप्रस्थ तरंग की फिगर बनाऊं, ध्यान समझेंगे। अगर मैं एक अनुप्रस्थ तरंग की फिगर बनाऊं, ठीक है, मैं ये आपको सारी शब्दावलियों से मैं परिचित कराना चाहता हूं कि तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होती है, और कौन सा वह फैक्टर होता है जो प्रकाश के रंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। अगर मैं यहां से आंसर बताना चाहूं तो आप याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य। पहले बात मेरी ध्यान समझिएगा, क्या होता है तरंग दैर्ध्य। ये जो तरंग है ये बेसिकली किस प्रकार की तरंग है, ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे पहचानेंगे अनुप्रस्थ तरंग है? क्योंकि इसमें प्रकाश के इसमें जो तरंग है, तरंग के चलने की दिशा के क्या कर रहा है, आपका कण जो है, माध्यम कण, वह लंबवत कंपन कर रहे हैं। इस वजह से एक ऐसी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है ये? एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। तो तरंग दैर्ध्य की अगर मैं बात करूं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जब कोई तरंग आपकी मूव कर रही है, यहां पे चल रही है, एक माध्यम में चल रही है, संचरित हो रही है, तो याद रखिएगा ये ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है श्रृंग। इसे क्या बोलते हैं? श्रृंग। और ये जो नीचे धसा हुआ हिस्सा होता है इसे कहा जाता है गर्त। इसे क्या बोलते हैं? गर्त। ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? श्रृंग। और नीचे धसा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गर्त। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है, समझिएगा, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की ये जो दूरी होती है, इस दूरी को कहा जाता है क्या? तरंग दैर्ध्य। इस दूरी का बोलेंगे हम तरंग दैर्ध्य। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी, या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या बोला जाता है? इस दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। अगर मैं आयाम की बात करूं, आयाम किसे कहा जाता है? तो आयाम को बेसिकली इंग्लिश में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई तरंग अपनी माध्य स्थिति से कितना अधिकतम विस्थापन कर ले रही है, कितना अधिकतम विस्थापन कर ले रही है, वही उस तरंग का क्या कहलाती है? वही उस तरंग का आयाम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल ध्यान समझिएगा, एक चक्कर को पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया समय, एक चक्कर को पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया समय, उस तरंग का क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर क्या है? आपने ये देखा कि ये तरंग यहां से चलना शुरू की और यहां तक क्या होते होते आपका यहां पे एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर क्या हो गया? पूरा। तो इस चक्कर को पूरा करने में, इस चक्कर को पूरा करने में आपका इस तरंग के द्वारा जो समय लिया गया है, यहां तक एक चक्कर, ठीक है, सॉरी, तो आपका यहां तक एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया गया है, वही उसका क्या होता है? आवर्तकाल कहलाता है, यानी कि कैपिटल टी वही आपका कहलाता है। तो आवर्तकाल क्या होता है? किसी तरंग का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति की, तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कोई तरंग जितनी चक्कर को काट लेती है, जितना चक्कर को पूरा कर लेती है, वही उसका क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या है? किसी तरंग का जो है एक सेकेंड में जो है लगाया गया जो चक्कर होता है, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? उसे हम आवृत्ति के नाम से जानते हैं। और आवृत्ति के बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई भी तरंग, या प्रकाश तरंग की मैं बात करूंगा, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहता है, या वह कौन सा आपका इसमें मान होता है जो अपरिवर्तित रहता है? तो याद रखिएगा, उसका वेग बदल जाएगा, उसका सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ये जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती। याद कैसे करना है? अ से अपरिवर्तित और अ से क्या होता है? आवृत्ति। तो आवृत्ति वह फैक्टर होता है जो जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके इस मान में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति
निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो होता है यकृत का कार्य होता है, यकृत का कार्य होता है। ऑप्शन है आपके लाइपेज का, दूसरा ऑप्शन है यूरिया का, तीसरा ऑप्शन है श्लेष्म, चौथा ऑप्शन है HCl। यानी कि वह कौन सा आपका क्या लाइपेज एक प्रकार का जो है एंजाइम है, ठीक है, वसा के पाचन में सहायता करता है। यूरिया का क्या ये संश्लेषण करेगा कि श्लेष्म का कि HCl का। याद रखिएगा यकृत जो है, यकृत जो है यूरिया का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, यानी कि यूरिया को ये क्या कर सकता है, बना सकता है। इसके अलावा यकृत से कई ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और यहां से क्वेश्चन की प्रवृत्ति को थोड़ा सा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जहां से यकृत या लीवर से क्वेश्चन न पूछे गए हों। यकृत को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यकृत को क्या क्या जो है आपके क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं लीवर की। किसकी बात कर रहा हूं, लीवर। लीवर यानी कि यकृत यानी कि क्या, कलेजी, क्या कलेजी या कलेजा जिसको आप कहते हैं वही क्या होता है आपका यकृत यानी कि लीवर। ध्यान से समझेंगे क्या क्या काम होता है। पहला काम यकृत का, पहली चीज आप याद रखेंगे यकृत के बारे में कि यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ये ग्रंथि है। कौन, लीवर। यकृत के दूसरे फैक्ट के बारे में याद रखिएगा, यकृत जो है वह पित्त रस का निर्माण करती है। क्या करती है, पित्त रस का निर्माण करती है। पित्त रस क्या होता है, पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी कि यह पाचन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट पित्त रस के बारे में याद रखिएगा, यह वसा को जल में घुलनशील बनाती है। वसा को जल में क्या करती है, घुलनशील बनाती है, और इसी क्रिया को बेसिकली कहा जाता है इमल्सीकरण, या इसी क्रिया को हम कहेंगे पायसीकरण। लीवर के और अगर मैं कार्यों की बात करूं तो लीवर का एक काम होता है कि यह प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोथाम्बिन। और प्रोथाम्बिन क्या करता है, यह रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है, यानी कि यह रुधिर को स्कंदित करने वाला क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन का निर्माण कहां पे होता है, यकृत में होता है। और क्या फैक्ट बन सकते हैं इस लीवर से, यकृत जो है यह हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, हिपैरिन का। हिपैरिन क्या होता है, हिपैरिन एक प्रकार का प्रतिस्कंदनीय पदार्थ होता है, यानी कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर हमारा नहीं जमता है। क्या कारण इसका है, कारण इसका है हिपैरिन। और जब रक्त स्राव होता है या रुधिर हमारे शरीर से बाहर आता है, उस दौरान हमारा रक्त जम जाता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो उसके पीछे रीजन है प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजेन, थ्राम्बिन, कैल्शियम। ये सारे जो हैं जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो 4 चरणों में ये प्रक्रिया संपादित होती है रुधिर के स्कंदन की। तो हमारा रुधिर स्कंदित हो जाता है, रुधिर हमारा क्या होता है, जम जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे लीवर की और क्या कार्य होते हैं, तो लीवर जो होता है ये याद रखिएगा, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है, किसकी, ग्लूकोज की। जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है तो यह इस ग्लूकोज को बदल देता है, किसमें, यह बदल देता है ग्लाइकोजेन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजेन में। ग्लूकोज कब अधिक होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या है, हम केवल भोजन ग्रहण कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी कार्य को संपादित नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी का कंजप्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो उस दौरान हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से व्यक्ति को रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया भी इसको कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ जाना को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करने का काम भी किसका होता है, यकृत का। और याद रखिएगा पुनः यह ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में परिवर्तित भी हो सकता है, या पुनः ग्लाइकोजेन क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित भी हो सकता है। क्वेश्चन हमारा है कि यूरिया का संश्लेषण कौन करता है, या यूरिया क्या बनती है, तो ध्यान समझेंगे। लीवर का अगला कार्य होता है कि लीवर जो है यह हमारे शरीर में जो अमोनिया बनती है, अमोनिया बेसिकली जब आपके अमीनो अम्ल का विखंडन होता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो इस
अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है? लीवर करता है। क्यों करता है? वो इस वजह से करता है क्योंकि अमोनिया एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है, एक प्रकार का घातक पदार्थ होता है। अगर यह शरीर में थोड़ी देर के लिए भी संचित रहा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो वह हानि न हो इसके लिए इस अमोनिया को बदल दिया जाता है यूरिया में। यूरिया भी आपका हानिकारक होता है लेकिन यह अमोनिया से कम हानिकारक होता है। तो याद रखिएगा, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाले मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग? तो लीवर। कौन सा अंग? लीवर, यानी कि यकृत। और क्या कार्य हो सकते हैं आपके इस लीवर के, यकृत को? तो यकृत जो है यह बेसिकली कुछ विटामिन जो है, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी का क्या करता है? ये संचय करता है। क्या होता है? विटामिन या ए और विटामिन डी का क्या करता है? संचय करता है। संचय का मतलब अल्प मात्रा में इसको स्टोर करता है। अल्प मात्रा में क्या करता है? इसको स्टोर कर सकता है। और क्या कार्य होते हैं? और क्या, यानी कि जन्म से पहले जो होता है, जन्म से पहले आरबीसी का निर्माण भी करता है। आरबीसी का क्या करता है? निर्माण करता है। जब भ्रूणावस्था में आरबीसी के निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास होती है? यकृत के पास होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और एक और पॉइंट याद कर सकते हैं कि इसी में कूफर सेल पाई जाती हैं, यानी कि कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो बोर्ड पूरा भर चुका है और आशा करता हूं इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। केवल 75% भी आप इसमें से अगर चीजों को याद रख लिए तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। ठीक है, तो आशा करता हूं यकृत के बारे में जितने भी फैक्ट हमने आपको बताए हैं वे सारे फैक्ट जो हैं आप शब्दशः याद करेंगे। और मैं एनके सिंह आपसे वादा करता हूं कि विज्ञान विषय में आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या जो आपके जो लेक्चर है उसके माध्यम से जरूर क्वेश्चन वहां से आपके आएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपकी प्राथमिक शर्त यह है कि आप ये जितने भी लेक्चर में दे रहा हूं, जितने भी शब्द बोल रहा हूं, वो सारे शब्द जो हैं आपको कंठस्थ होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई जी? यहां पे हो जाएगा आपका यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया जो है इसका जो है निर्माण होता है कहां पे? यकृत में, यानी कि लीवर में। लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है और यह किस प्रकार का एंजाइम है? यह वसा का पाचन करेगा। याद रखिएगा, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, श्लेष्म, ठीक है, श्लेष्म जो होता है ये आहार नाल की आंतरिक दीवारों को जो होता है गीला बनाए रखती है। जैसे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आसानी से भोजन हमारे आहार नली में सरकता जाए, आसानी से चला जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? श्लेष्म। HCl एक प्रकार का क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है, कहां पे निकलता है? अमाशय में निकलेगा। क्या करता है? यह भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो HCl जो है ये अमाशय से निकलता है। और अमाशय की किस कोशिका से? तो अमाशय के आक्सिंटिक कोशिका से निकलने वाला जो अम्ल होता है उसका नाम होता है HCl। यह एक प्रबल अम्ल होता है। HCl को जब HNO3 के साथ मिला दिया जाता है तो बन जाता है अम्लराज। और अम्लराज क्या होता है? इसे एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया का क्या गुण होता है? यह सोने जैसे धातु को, लोहे जैसे धातु को भी आसानी से इसमें गलाया जा सकता है। तो यह भी आप याद रखेंगे कि इतना प्रबल अम्ल होता है कौन? HCl। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए कहां पे पाया जाता है? आप जानते हैं डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? याद रखिएगा, डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ है तो ये कहां पे पाया जा रहा था? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम के निर्माण में एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है, नाम उसका हिस्टोन। और दूसरा फैक्टर क्या हो? डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या करते हैं? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करते हैं।
तो आपके डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ इस वजह से है क्योंकि इस पे पाया जा रहा है क्या, जीन। इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, जीन। तो ये डीएनए और किस कोशिका के कोशिकांग में पाया जाता है, किस और ऑर्गेनल्स में पाया जाता है कोशिका के, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा एक और अंग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम है लवक। नाम क्या है, लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक में माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों कोशिकांगों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाता है, डीएनए। इसी वजह से लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं यह कोशिका से स्वायत्त भी माने जाते हैं, यानी कि ये अपने भोजन का निर्माण कर पाने में यह समर्थ होते हैं, ये अपने आनुवांशिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं। क्या रीजन उसके पीछे है, रीजन है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और 4 क्षारों से मिलकर बना होता है। पहला है एडिनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है थायमिन और चौथा है साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन 4 प्रकार के क्षारों से निर्मित होता है हमारा क्या, ये डीएनए। क्या होता है, डीएनए। गाल्जी काय के बारे में याद रखिएगा, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है किसे, लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस। लवक के अंदर क्लोरोफिल जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रसोई घर। क्या बोलते हैं उसको, रसोई घर कहा जाता है। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम जो होता है यह क्या करता है, यह केंद्रक विभाजन में, यह क्या करता है, केंद्रक विभाजन में, यानी कि जब न्यूक्लियस का विभाजन होता है उसमें यह क्या करता है, सहयोग करेगा। कौन, सेंट्रोसोम। कौन करेगा आपका, सेंट्रोसोम। हमें लगता है इतना आपके फैक्ट जो है पर्याप्त हैं, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेवेंट। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि डीएनए और कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन है आपके विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोटीन, तीसरा है हार्मोन्स और चौथा है एंजाइम। चौथा क्या होता है, एंजाइम। याद रखिएगा हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार जो होते हैं, मैं आप पहले आंसर बता दूं, आप इसका आंसर है विटामिन ए। ठीक है, प्रोटीन का जो होता है निर्माण होता है अमीनो अम्लों से। ठीक है, अमीनो अम्लों से। और अमीनो अम्ल जो होते हैं मनुष्य के शरीर के लिए लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वे आवश्यक माने जाते हैं। इनमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर कर लेता है और 10 का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। 10 का निर्माण जो नहीं कर पाता है उसको हम भोजन के थ्रू क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसको भोजन के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और 10 का निर्माण जो है यह क्या करता है, मनुष्य का बॉडी कर लेता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण आपका या अमीनो अम्ल का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। हार्मोन्स की मैं अगर बात करूंगा तो हार्मोन्स जो है, हमने बताया कि हार्मोन्स का स्रावण जो होता है कहां से होता है, तो हार्मोन्स का स्रावण एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। कहां से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। मनुष्य के शरीर में कई स्थानों पे एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं। पोजीशन की मैं बात करूं अगर, तो मस्तिष्क में पहली ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड आपका पीनियल ग्लैंड। कौन सी, पीनियल ग्लैंड। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो गले पे तरफ आएंगे, तो गले की तरफ आएंगे तो यहां पे पाया जाएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद पीछे जाएंगे तो यहीं पे गले में ही पीछे पृष्ठ भाग पर हाइपोथैलेमस, सॉरी आप पीछे जाएंगे तो पैराथायराइड। कौन सा, पैराथायराइड। पैराथायराइड और आपका थायराइड के नीचे आएंगे तो आपको यहां पे वक्ष गुहा के आसपास मिलेगा एक ग्रंथि जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम होता है, थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के नीचे जाएंगे तो गोनैड्स जो पाए जाते हैं, यानी कि वहां पे पाई जाती हैं गोनैड्स ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथियां, जिनसे जो होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो पुरुषों तथा महिलाओं के लैंगिक विकास में सहायक होते हैं। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हार्मोन्स का भी निर्माण मानव के शरीर में होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और अगर मैं एंजाइम की बात करूं, एंजाइम को तो आपने पढ़ा है कि एंजाइम ही बेसिकली मनुष्य के पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो एंजाइम भी जो होता है नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम जो होता है मानव शरीर में आपका लार में भी स्रावित होता है, आपके अमाशय में भी स्रावित होगा, छोटी आंत में भी स्रावित होता है। ये जो विटामिन होता है, विटामिन, इनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा कुछ विटामिन इसके अपवाद होते हैं। अपवाद जो हैं वे आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। यानी कि कई बार क्वेश्चन आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा विटामिन जो है डी, विटामिन जो है के और विटामिन जो है B12, ये तीन ऐसे विटामिन हैं जिनका शरीर निर्माण कर सकता है। विटामिन डी को कहा जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहा जाएगा। और अगर मैं बात करूं और विटामिन की, तो विटामिन के का नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है आपका? नेफ्थोक्विनोन नाम होता है। और अगर मैं बात करूं विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? बोलिए। साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। वो इस वजह से क्योंकि इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12। तो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 का निर्माण मानव का शरीर में अल्प मात्रा में होता है। बेसिकली विटामिन के और विटामिन B12 जो होता है आंत में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं वे क्या करते हैं? इन आपके विटामिन का अल्प मात्रा में संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि इसका निर्माण कर लेते हैं। लेकिन प्रायः यह देखने को मिलता है कि विटामिन जो होते हैं इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आप ऑप्शन किस पे आ जाएंगे? आपका विटामिन ए पे। ठीक है। विटामिन ए का अगर मैं बात करूं इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है आपका? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से रोग हो जाता है कौन सा? रतौंधी नामक रोग। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग में आंखों की कौन सी कोशिका समाप्त होती है या खराब होती है? श्लाका कोशिका। कौन सी कोशिका? श्लाका कोशिका खराब होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन से इतना और याद रखिएगा। अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो कुछ एंजाइम महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपने पिछले जो है क्वेश्चन में पढ़ा कि लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है? यह वसा का पाचन करेगा। अगर मैं बात करूंगा टाइलिन की, तो टाइलिन किसका करेगा? टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और यहीं पे याद रखिएगा एक होता है एंजाइम जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है आपका? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घाव को भरने में सहायक कौन सा विटामिन है? ठीक है। घाव को भरने में कौन सा सहायक विटामिन होता है? पहला है आपका ऑप्शन एस्कर्बिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका थायमीन, तीसरा है साइट्रिक एसिड और चौथा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो घाव को भरने में सहायक जो विटामिन होता है उसका नाम होता है विटामिन सी। क्या नाम होता है? विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो घावों को भरने में क्या करता है? मदद करता है। और विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो मसूड़ों से सामान्य अवस्था में बेसिकली शरीर की किन्हीं और अन्य अंगों से भी क्या होता है? हल्का हल्का ब्लीडिंग होने लगती है। और इसी अवस्था को बेसिकली कहा जाता है कि मनुष्य को हो गया है कौन सा रोग? स्कर्वी नामक रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड नाम होता है। ठीक है। विटामिन दो प्रकार के, कौन कौन से विटामिन? पहला विटामिन होता है आपका जो वसा में घुलनशील होते हैं,
कुछ ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान समझिएगा, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो दो विटामिनों का नाम याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। और याद रखिएगा इसमें 4 विटामिन आते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन है डी, तीसरा है आपका ई और चौथा है आपका के। अब सारे नाम आपको पता होने चाहिए, रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है आपका? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। क्या होता है? फिनोक्विनोन भी होता है। और इसे ही बेसिकली क्या बोलते हैं? नेप्टोक्विनोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। विटामिन बी बेसिकली कोई विटामिन नहीं होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा। और अक्सर लोग यहां पे गलती कर जाते हैं क्योंकि बहुत ढेर सारी किताबों में भी आपका गलत लिखा गया है। क्या गलत लिखा गया है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन से विटामिन आते हैं। पहले विटामिन की अगर मैं बात करूंगा तो पहला विटामिन है विटामिन बी1, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? जिसे हम थायमीन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? थायमीन के नाम से जानेंगे। विटामिन बी2 की बात करूं तो विटामिन बी2 को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन कहेंगे। विटामिन बी3, ठीक है, अब यहीं पे किताबों में है गलती। विटामिन बी3 को उन्होंने लिखा है पेंटाथेनिक एसिड, जो कि है गलत। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन या इसे ही निकोटिनामाइड कहा जाता है। निकोटिनामाइड कहा जाएगा। इसके बाद आता है विटामिन बी5, इसे कहा जाता है पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड। अब क्यों गलत लिखे रहते हैं हमें तो इसका कारण नहीं पता है। वैसे आप खुद दिमाग सोच सकते हैं, कहीं भी पेंटा शब्द लगा रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी5। क्या लगा रहता है आपका? बी5। बी7 की मैं बात करूंगा तो इसका नाम होता है बायोटीन। क्या नाम होता है? बायोटीन। B9 की अगर मैं बात करूंगा तो B9 का नाम होता है बेसिकली क्या? B9 का नाम होता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, चलिए, हाँ, तो मैं बात कर रहा था B7 का क्या होता है? B7 का बायोटीन होता है। B9 की मैं बात करूंगा, विटामिन B9 का होता है फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड होता है। और अगर मैं बात करूंगा विटामिन B12 की तो विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। तो ये चीज आप याद रखेंगे। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B7, B9, B12, ठीक है, याद हो जाएगा ना? ये याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप तय मान के चलिएगा, बहुत साधारण क्वेश्चन आते हैं, केवल रासायनिक नाम याद करना है। ठीक है, तो B12 का साइनोकोबालामीन, B9 का फोलिक एसिड, B7 का बायोटीन, B5 का पेंटाथेनिक एसिड, B3 का नियासिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B1 का थायमीन। विटामिन सी का अभी अभी हमने बताया है आपको एस्कर्बिक क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है आपका? एस्कर्बिक एसिड नाम जो होता है ये इसका रासायनिक नाम होता है। आशा करता हूं कि सारे रासायनिक नाम आपको पता हो गए होंगे और सारे रासायनिक नाम एक बार फिर से आपको रिवीजन हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये? प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करेगा? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा, कि शरीर में ताप को कम करेगा, कि प्रतिपिंड या एंटीबॉडी को निर्माण को प्रेरित करता है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या होता है एंटीबॉडी और कैसे निर्माण होता है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है हमारा एंटीबॉडी। दूसरा क्या होता है? एंटीबॉडी। पहली खास बात याद रखिएगा कि एंटीबॉडी जो है यह प्लाज्मा में साधारण अवस्था में पाई जाती है और एंटीजन जो है यह आरबीसी में साधारण अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इस बात को बेसिक चीजें हैं और यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो इसको आप याद रखेंगे। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मानव शरीर है, ठीक है, ये मानव शरीर है, ठीक है, और ये मानव शरीर की मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई कोशिका है।
अब कोई बैक्टीरिया ये मान लीजिए है, अब ये बैक्टीरिया मान लीजिए टीबी का है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब ये आके इस मनुष्य को क्या कर रहा है, संक्रमित करना चाह रहा है, इस मनुष्य को टीबी से संक्रमित करना चाह रहा है। तो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि वह इस मनुष्य के पास आएगा और ये बैक्टीरिया अपना एक एंजाइम को स्रावित कर देगा, इस मनुष्य की कोशिका पे क्या करेगा, अपना एक एंजाइम स्रावित कर देगा। और ये जो एंजाइम आपका प्रोटीन स्रावित करेगा, सॉरी मैं एंजाइम बोल रहा, सारे प्रोटीन, ये जो आपका प्रोटीन आपका होगा जो बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित किया गया है, इस प्रोटीन को बेसिकली कहा जाता है एंटीजन। क्या होता है आपका, इसका नाम होता है एंटीजन। ध्यान से समझेंगे, इसका नाम क्या होता है, एंटीजन। अब हमने बताया है कि हमारे शरीर में भी क्या पाया जाता है, एंटीजन, जो कि कहां पे स्थित है, आरबीसी में। तो हमारे शरीर में एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, एंटीजन। क्या नाम होता है, एंटीजन। ये हमारे शरीर का प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है, जो उस बैक्टीरिया ने स्रावित किया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया बेसिकली जिस प्रोटीन के द्वारा संक्रमित करता है उसका भी नाम क्या होता है, एंटीजन। बेसिकली बैक्टीरिया अपने प्रोटीन्स के द्वारा ही मनुष्य को क्या करता है, संक्रमित करने का काम करता है। तो अब हमारे शरीर के एंटीजन ने क्या किया, अब एंटीबॉडी को क्या किया, प्रेरित किया। क्या किया आपका, एंटीबॉडी को प्रेरित किया। यानी इस एंटीजन ने एक दूसरे प्रकार के प्रोटीन को निर्माण किया या निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। क्यों निर्माण के लिए प्रेरित किया, क्योंकि एंटीजन लड़ नहीं सकता है। एंटीजन क्या कर सकता है, लड़ नहीं सकता है। इस वजह से वह एक दूसरे बलशाली प्रोटीन को बनाने में वह जो समर्थ है वह कार्य करता है। तो यह एंटीजन दूसरे प्रकार के आपके प्रोटीन को बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ये जिसने दूसरे प्रकार के प्रोटीन का जो निर्माण किया, इस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी। क्या निर्माण होता है, इसका नाम होता है एंटीबॉडी। तो इस एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाला हमारे शरीर में जो होता है उसका नाम एंटीजन। और जिस प्रोटीन को बनाने के लिए वो प्रेरित किया या जो प्रोटीन बना है उसका नाम क्या होता है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, अब ये एंटीबॉडी जो है यह बाहरी एंटीजन से, जो इस बैक्टीरिया का एंटीजन है, इससे क्या करेगा, इससे फाइट करेगा, इससे क्या करेगा, लड़ेगा। और लड़कर जो है इस बैक्टीरिया को या इस प्रोटीन को बैक्टीरिया के द्वारा जो स्रावित किया गया है उसको समाप्त करेगा और हमारे शरीर को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। हमारे शरीर को क्या करेगा, वो सुरक्षित करेगा। तो इस क्रिया में आप यह देख सकते हैं कि यह एंटीजन जो है यह एंटीबॉडी के निर्माण को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रतिजन क्या है, तो यह प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को क्या कर रहा है, आपका प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका प्रेरित कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। आशा करता हूं आज का सेशन जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो रिस्पॉन्स करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।